चलिए प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके बैंकिंग और कराधान वाले टॉपिक से है। कराधान से आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये कराधान के क्वेश्चन मैं बोलूंगा अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को उठाइए, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लिखना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं। कराधान के जब भी क्वेश्चन हम उठाते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स ही निकालना है ना। तो इनकम टैक्स के लिए ये सारे टेबल दिए गए हैं, सारे के सारे जरूरी नहीं है टेबल काम के हों। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कर्मचारी साल भर में कमाता कितना है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगाने पे गवर्नमेंट उसको छूट छाट देती है, और छूट देने के बाद उनके कौन से पैसे पे टैक्स लगेगा वो हमको निकालना रहता है। इनको हम 3-4 स्टेप में खत्म करते हैं। पहला स्टेप क्या रहता है, कुल आय निकालते हैं, कुल वार्षिक आय। पहला स्टेप क्या रहता है, कुल वार्षिक आय की गणना करते हैं। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ फिर आपको लास्ट में समझा दूंगा। दूसरा जो है इसके बाद जो हम करेंगे फिर छूट योग्य राशि की गणना करते हैं, फिर हम निकालते हैं कर योग्य आय। ठीक है, और उसके बाद कर की गणना और फिर उसमें उपकर लगा के क्या करते हैं, फिर आखिर में कुल देय आयकर की गणना करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल वार्षिक आय निकालना है। तो कर्मचारी की मासिक आय बताया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक बैंक कर्मचारी है, एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, किसी का नाम मोहन सोहन कुछ भी दे सकता है, सीता गीता। तो उनकी मासिक आय दिया है, देखो मासिक आय है, ये सालाना आय नहीं है। किराया भत्ता छोड़कर, मतलब किराया भत्ता को छोड़कर उनकी जो कमाई है, किराया भत्ता मतलब उनका जो अलग से मिलता होगा, मतलब रेंट अलाउंस मिलते होंगे, उसको छोड़कर 40,000 रुपए वो महीने का कमाता है। मतलब उनको सैलरी के नाम पे कितना मिलता होगा, 40,000। तो बताओ साल भर में क्या 40,000 ही रहा होगा, तो 12 से गुना करना पड़ेगा ना, ये तो मासिक है। तो कुल वार्षिक आय बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 40,000 रुपया प्रति माह है, इसलिए 12 माह तक, है ना। समझ में आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, 40 गुना 12 तो कितने हो जाएगा, 12 12 चौक 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 48,000। तो ये 48,000, सॉरी 4,80,000 हो गया, गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4,80,000। देखो थोड़े थोड़े कैलकुलेशन आपके पूरे डुबो सकते हैं, काम खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4,80,000, क्योंकि ये जब तक कि 2,50,000 के ऊपर तक जाएगा नहीं तब तक इस पे कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन जनरली आपको देगा तो 4-5 लाख के ऊपर वाला ही क्वेश्चन देगा। समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या है, हमारे नहीं उस कर्मचारी के क्या है, वार्षिक आय है। अब दूसरा क्या निकालेंगे बेटा, दूसरा स्टेप है, क्या लिखेंगे, छूट योग्य आय की गणना। छूट योग्य आय की, मतलब कहाँ कहाँ पे सरकार उनको पैसा लगाना। देखो आप कमाते बहुत सारे जगह से हैं, लेकिन आप लगाते भी तो है ना, खर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ कुछ जगहों में आप खर्चा करेंगे तो आपको उस पैसे पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें छूट घटेगा नहीं तो आपको ज्यादा पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे छूट के लिए देखते हैं, छूट योग्य आय कौन कौन से आय को छूट में गिना जाएगा। तो यहाँ पे पहले से उन्होंने बता दिया है, वह 42,000 रुपए वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, मतलब सामान्य जनरल प्रोविडेंट फंड में क्या करता है, जमा करता है। तथा 6,000 रुपए, देखो बेटा ये वार्षिक बोला है, हमको ध्यान रखना हर चीज वार्षिक लेना है। ठीक है, कोई अगर अर्धवार्षिक बोलेगा तो उसको वार्षिक में बदलेंगे, कोई भी अगर तिमाही बोलेगा तो उसको वार्षिक में बदलेंगे, कोई भी मासिक बोलेगा तो भी उसको वार्षिक में बदलेंगे। अब यहाँ पे वार्षिक बोला है तो ये 42 के 42 ठीक है, इसको जैसे का तैसा ले सकते हैं। लेकिन आगे बोला है तथा 6,000 रुपए की अर्धवार्षिक प्रीमियम, फिर ये बोल दिया अर्धवार्षिक, मतलब साल में 2 बार 6,000 देना पड़ेगा। तो ये 6,000 करके 12,000 रुपए कहाँ जमा करते हैं, प्रीमियम LIC में देता है। कहाँ देता है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। जीवन बीमा बीमा वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें बीमे के पैसे दे देते हैं। देय आयकर की गणना करिए और सभी नियोजित राशि पर, नियोजित मतलब जो लगाए जा रहे हैं पैसा, कहाँ कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, सामान्य भविष्य निधि में और जनरल प्रोविडेंट फंड में और एक LIC में लगा रहे हैं। तो सभी नियोजित जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पे कितना अधिकतम छूट मिलेगा, 1 लाख। अगर ये 1 लाख से ज्यादा पैसा इन इन जगहों पे लगाएगा तो उससे क्या नहीं होगा, उतना पैसा पे छूट नहीं मिलेगा, अधिकतम 1 लाख तक की ही छूट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, छूट योग्य आय की गणना कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर पहला क्या लिखेंगे, वार्षिक सामान्य भविष्य निधि, या आप लिख सकते हैं सामान्य भविष्य निधि, भविष्य निधि।
सामान्य भविष्य निधि में। अब सामान्य भविष्य निधि में आप कैलकुलेशन करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद जो अमाउंट है उसके साइड में हम लिखते चलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। सामान्य भविष्य निधि में पहले बताओ, ये 42 के 42,000 आएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे रुपये लिख देता हूँ, 42,000। ठीक है, रुपया ऊपर में हेडिंग दे दिया हूँ। ठीक है, दूसरा कहाँ पे छूट दिएगा, अर्धवार्षिक प्रीमियम है ना, LIC, तो यहाँ पे लिख देंगे LIC, LIC में जमा किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन है, अर्धवार्षिक है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6,000 गुना 2 अर्धवार्षिक, यानी कि 6 दूनी 12,000। सर यहाँ पे तो जो है हमारा कितना हो रहा है इन दोनों का टोटल, इसके अलावा और कहीं पे जमा नहीं कर रहा ना पैसा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 54,000। ये हो गए हमारे 54,000। ठीक है, अब इस 54,000 में जो कि किसके अंतर्गत है, जो कि नियोजित राशि पर अधिकतम सीमा के अंतर्गत है, जो कि अधिकतम सीमा, जो कि सीमा दे रखी ना, कितनी सीमा दे रखी है, 1,00,000, 1,00,000 रुपए के अंतर्गत है, मतलब उसके अंदर है, उसके आउट नहीं है, अंतर्गत, अंदर लिख दिया, अंतर्गत है। ठीक है, अब इसलिए इस पूरे 54,000 पे क्या मिल जाएगा, इनको छूट मिल जाएगी, मतलब इस पे टैक्स नहीं देना है। इन्होंने भले कमाए कितने हैं, 4,80,000, लेकिन इसमें से 54,000 हटा के जो पैसा बचेगा उस पे टैक्स लगेगा, पूरे पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। अब तीसरा निकालना मुझे है, क्या निकालना है, कर योग्य आय, कर योग्य आय। सर इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वो भी बता दो, तो बता देते हैं थोड़ा देर में। ठीक है, देखो इसको क्या बोलेंगे बेटा, टोटल एनुअल इनकम बोलेंगे, फिर उसके बाद छूट योग्य आय, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसेशन एबल, क्या बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, कंसेशनल एबल, है ना। और क्या बोल सकते हैं, छूट योग्य, यानी कि इसी को आप बोल सकते हैं कंसेशन भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, कर योग्य आय की गणना कर रहे हैं, मतलब टैक्सेबल इनकम की क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तो कर योग्य आय, कर योग्य आय कैसे निकालेंगे, तो पहला जो हेडिंग है इसका जो टोटल जो अमाउंट आया है उसमें से दूसरे वाले हेडिंग के अमाउंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, मतलब 1 - 2 करेंगे, क्या करेंगे, 1 - तो यहाँ पे इसको निकालेंगे 1 - 2, तो एक क्या है हमारा, 4,80,000 है, माइनस करेंगे 54, घट के कितना आ जाएगा, 80 में 54 घटा दो, तो 80 में 50 घटाओगे कितना होगा, 30, 30 में फिर 4 घटा दो कितना हो जाएगा, 26, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4,26,000। ये जो है इतना रुपए पे इनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया, चलो अब यहाँ पे चौथा जो हेडिंग है वो क्या होता है हमारा, चौथा हेडिंग होता है आयकर की गणना, आयकर की, अब इस पर कर लगाने वाला देखेंगे, आयकर की। सर ये टेबल देके क्यों कंफ्यूज करता है, बस आपको ये देखना है कि मेरे जो 4,26,000, मेरे नहीं मतलब कि बैंक के कर्मचारी के, बार बार मेरे निकल जाता है, 4,26,000, जो 4,26,000 है ना, तो आप बताओ क्या वो 5 लाख की लिमिट को क्रॉस करेगा क्या, नहीं, ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो बारे में बताया है, ये कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, आपको पहले दो की जरूरत है, इसकी और इसकी। देखो आपके पास 2 गुल्लक है बेटा, कितने गुल्लक है, 2 गुल्लक है आपके पास, इसमें आप कितना डाल सकते हैं, तो 2,50,000 रुपए ही डाल सकते हैं, इस जगह में कितना डाल सकते हैं, 2,50,000 रुपए। समझ में आया, इससे ज्यादा करोगे तो छलक के गिर जाएगा, है ना, और छलक के जो है अगले में जाएगा। और इसकी लिमिट क्या है, 2,50,000 से 5 लाख, मतलब इसमें भी लगभग लगभग 2.5 लाख जमा कर सकते हैं, इसके क्षमता है इसकी बर्तन की। समझ में आ रहा है, तो आपके जो 4,26,000 है, पहले 2.5 लाख कहाँ पे जाएगा, इस वाले बर्तन में, जिसपे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और उसके बाद अगले वाले बर्तन में जाएगा तो उसपे कुछ टैक्स लगेगा 10%, है ना, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा इन्होंने कितना कमाया है उस पैसे पर क्या लगेगा, 10%। तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, क्या लिख, पहले तो इसी को लिखेंगे, क्रमांक को लिखेंगे। ठीक है, कर योग्य, कर योग्य सीमा,
सीमा। अब यहाँ पे राशि को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राशि। और उसके बाद लिखेंगे कर की दर, कर की, तो कर आयकर, अब यहाँ पे लिख देंगे आयकर। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? कर योग्य सीमा, फिर राशि, आयकर की दर, और फिर आयकर। अभी ऐसा क्यों लिख पाया हूं? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्रमांक तो पहला वाला लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2,50,000 तक। कहाँ तक? 2,00,000। आप लिख लेना बेटा डिटेल से, ठीक है। और राशि कितनी है हमारी? तो देखो हमारे पास कुल राशि है 4,26,000। 4,26,000 से पहले वाले इसमें बर्तन में कितना डालेंगे? तो 2,50,000 डाल सकते हैं ना, पर्याप्त पैसा है। हाँ, तो 2,50,000 यहाँ पे डाल दिए। कोई भी कर यहाँ पे लिया जाएगा क्या? नहीं, कोई भी कर नहीं, नील है। ठीक है, अब नील है तो यहाँ पे भी क्या होगा? नील आएगा। नील मतलब निरंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? निरंक, कोई अंक नहीं। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा जो बॉक्स है यानी कि दूसरा बर्तन है, उस पे हम कहाँ से कहाँ तक? 2,50,000 से लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं? 1 रुपए से लेकर, है ना, इससे लेकर और इसके बीच में 2,50,000 से लेकर कहाँ तक के? 5 लाख तक के जो पैसे हैं, रुपये हैं, वो कहाँ पे जाएगा? इस वाले बर्तन, सेकंड बर्तन में, बर्तन नंबर 2 में। और आप बताओ, 4,26,000 में से 2,50,000 यहाँ जमा कर चुके हो छोटे बर्तन में, तो बड़े बर्तन के लिए कितना पैसा बचा है? कितना रुपया बचा है? तो आप बताओ। आप 2,50,000 घटा देंगे, किससे घटाएंगे? 4,26,000। आप घटा के देखो कितना आ रहा है? 0, 0, 0 और 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, और ये 3 हो गया है, 3 में 2 कटोगे तो 1,76,000। 1,76,000 हमारे क्या हो गए हैं? बचे हैं एक्स्ट्रा, जो कि दूसरे बर्तन में जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1,76,000, और इस पे कितना परसेंट है? 10%। अब 1,76,000 का बेटा 10% का मतलब होता है 10 गुना में और बटे में 100। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो और नीचे के एक जीरो से इस वाले एक जीरो, तो टोटल आ जाएगा 17,000 रुपया। तो इसमें आयकर कितना लगा? 17,000 रुपये। ठीक है, कितना लग गया? 17,000 रुपये। क्लियर है? सॉरी, 76 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 17,600 रुपए। 17,600 रुपए। अब इसका टोटल कर दो, एक तो ऊपर नील वाला है तो उसमें कुछ करना नहीं है, तो ये टोटल जो है 17,600 रुपया हो जाएगा। ये क्या है आपकी? ये आपके कुल आय है, कुल नहीं, ये सिर्फ आयकर है। क्या है ये? आयकर है। अब आयकर पे शिक्षा के नाम पे गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप जो टैक्स देने वाले हो उस पर भी हमको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा और चाहिए टैक्स, है ना। तो जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा टैक्स भरते हैं, उसको और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। किसके नाम पे? शिक्षा के नाम पे। बोलते हैं कि ये पैसा हम कहाँ लगाएंगे? शिक्षा के नाम पे। तो ये जो है मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पांचवा जो हेडिंग है वो क्या होगा? कुल देय आयकर, टोटल टैक्सेबल इनकम, है ना। तो कुल देय आयकर। अब बताओ बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो पहले से हमारे पास इस पर क्या लगाएंगे? उपकर लगाएंगे। पहले तो लिखेंगे आयकर। आयकर, आयकर कितने का है? 17,600। और फिर इसमें क्या जुड़ेगा? उपकर। कौन सा उपकर? शिक्षा उपकर। लिख देना शिक्षा उपकर। कितना परसेंट है? 3%। तो कैसे निकालेंगे शिक्षा उपकर? तो 17,600 पे 3% लगाएंगे, तो 3/100। तो काट दोगे, इनके 2 जीरो कट जाएंगे, इनके 2 जीरो कट जाएंगे, तो गुना करो। तो 3 छके 18 का 8 हासिल में जाएगा 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल में जाएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 428। समझ में आ गया? कितना आया? 428। सही है? नहीं, गड़बड़ है, यहाँ पे 2 लिखना था हासिल में, और ये हो जाता 5। ठीक है, चलो सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाता? 5। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8, 2 और 11 का 1, 8 1, और यहाँ पे भी 1, 18,128। ठीक है, यही आपको गणना करनी थी। क्या गणना करनी थी? 18,128। तो अतः आप लिखेंगे लास्ट में बेटा, क्या बोला है इन्होंने?
आपको क्या निकालना था? देय आयकर की गणना करनी है। देय आयकर मतलब टैक्सेबल इनकम की गणना करनी है। अतः देय आयकर आपको लिखना पड़ेगा। अतः देय आयकर कितना रुपया है? 18,128 रुपये है। ये लिखने के बाद ये आंसर कंप्लीट होता है। इसलिए तो मैंने बोला आपको शुरुआत में कि ये क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मेट भी बनाने पड़ेंगे, है ना? तो ये सावधानियां बरतते हुए आप इसको बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।